YouTube की सफलता के बाद अब नासिक में हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर खोल रहे हैं, नासिक गंगापुर रोड शहीद सर्कल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी पवन वाग एकेडमी के साथ अपने स्टडी करना चाहते हैं, आप भी अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं और आप भी बहुत अच्छे एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए पवन वाग एकेडमी, गंगापुर रोड शहीद सर्कल नासिक। ये है हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमें आके मिल भी सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो देरी किस बात की, ज्वाइन पवन वाग एकेडमी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। माई सेल्फ करुणा जोशी। तो आज के पार्ट में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके केमिस्ट्री के 12th की केमिस्ट्री का 3rd लेसन, ठीक है, जिसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, जो 3rd लेसन अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रिया का मतलब ही होता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रिया की जगह पे आपने इक्विलिब्रियम मेंशन किया तो भी चलेगा। ओके, तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसको समझ लेते हैं, एक्चुअल में कंसेप्ट है क्या। आयोनिक बोला है, ठीक है, वर्ड कौन सा यूज किया है, आयोनिक। आयोनिक का मतलब ही क्या होता है, आयंस। ठीक है, जनरल देखते हैं अभी। आयोनिक मतलब आयंस होते हैं। अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल्स देखें, कोई भी कंपाउंड अगर हम ले, लाइक NaCl लिया हमने, NaCl का कंपाउंड लिया, ठीक है, तो NaCl का जो कंपाउंड हमने लिया है, जो मॉलिक्यूल लिया है, तो उसका क्या होगा, उस मॉलिक्यूल से आयंस फॉर्म होंगे। कैसे आयंस फॉर्म होते हैं NaCl से, Na प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल लिया, मॉलिक्यूल से क्या हुआ है, आयंस फॉर्म हुए हैं, आयंस ब्रेक हुए हैं। एक मॉलिक्यूल से 2 आयंस ब्रेक हुए हैं, 2 आयंस डिसोसिएट हुए हैं, 2 आयंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये कैसा फॉर्म हुआ, आयोनिक, क्योंकि हमें आयंस मिले। और एक ले सकते हैं हम, लाइक वाटर मॉलिक्यूल लिया, कोई भी कंपाउंड लो, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल लिया, वाटर मॉलिक्यूल में क्या हुआ, डिसोसिएट कैसे हुआ, वो आयोनाइज कैसे हुआ, H प्लस OH माइनस आयन में। ठीक है, ये भी आयोनाइज हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब 2 आयंस मिल रहे, एक मॉलिक्यूल से हमें 2 आयंस मिले, मतलब वो वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पे हमें आयंस मिल रहे, तो इस वाले रिएक्शन को कहते हैं हम आयोनाइजेशन। एक मॉलिक्यूल से आयंस मिलना, आयंस ब्रेक होना, उस कंसेप्ट को कहते हैं आयोनाइजेशन। तो यहाँ पे NaCl से हमें Na प्लस Cl माइनस मिला, H2O से H प्लस OH माइनस मिला, तो ये वाला कंसेप्ट हुआ आपका आयोनिक का। देन इक्विलिब्रिया कब एग्जिस्ट करता है, इक्विलिब्रिया स्टेट हम कहाँ पे बोल सकते हैं, लाइक ये मॉलिक्यूल जो है NaCl का, इक्विलिब्रियम मतलब होता है इक्वल। कोई भी अगर हम रिएक्शन देखें, मतलब NaCl में Na प्लस Cl माइनस ये जो रिएक्शन हुई है, मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जब इक्वल हो जाएगी, जब दोनों में इक्विलिब्रियम आएगा, तो उसको कहेंगे हम आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक मॉलिक्यूल से आयंस फॉर्म हो गए, मतलब आयोनिक हो गया। एंड इक्विलिब्रियम मतलब उसी रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इक्विलिब्रियम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब ये वाली जो रिएक्शन है, अगर प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड इक्वल हो जाती है, तो वहां पे कौन सी वाली रिएक्शन आती है, वो ये वाली रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं उसको। अगर ये वाली साइन आ गई, रिवर्सिबल वाली साइन इंडिकेट हो गई, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है। ये वाली जो साइन ये वाली साइन क्या इंडिकेट करती है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम की साइन है वो, मतलब वहां पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब रिएक्शन इक्वल है, वहां पे इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था आयोनिक इक्विलिब्रिया का जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, एक्चुअल में डेफिनेशन क्या कह रही है। ठीक है, इसके नीचे ही डेफिनेशन देखते हैं। द इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड molecules in solution known as ionic equilibrium। ठीक है, डेफिनेशन में हमने देखा है इक्विलिब्रियम मतलब इक्वलनेस,
इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स। आयन तो पता चल गए Na+Cl-H+OH-, तो ये थे आयंस। अगर ये वाली साइड है आपकी आयंस की, ठीक है, ये वाली साइड है आयंस की, तो ये वाली साइड है आपकी किसकी होगी फिर, ये अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल से, क्योंकि पहले अनआयोनाइज्ड थे, देन अनआयोनाइज्ड से क्या बने हैं, आयन साइड बनी है, ठीक है। तो ये वाली साइड है आपकी अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कैसा है, यहाँ पे रिवर्सिबल साइन है, मतलब इक्विलिब्रियम कैसा है, किसके बीच में इक्विलिब्रियम है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में, एंड आयंस के बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। डेफिनेशन भी वही कह रही है, इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज आयोनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये तो हमने अभी देख लिया। यहाँ पे मतलब आयोनिक इक्विलिब्रियम में हमें दो चीजें डिटरमाइन करनी है, दो चीजों को कैलकुलेट करना है। पूरे चैप्टर में आपको दो ही चीजें को डिटरमाइन करते चलना है, कैलकुलेट करते चलना है, ठीक है। वो कौन कौन सी चीजें हैं वो देखो, वही डिटरमाइन, पहली वाली जो टर्म है यहाँ पे वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। एंड जो दूसरी वाली चीज है वो है कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दो चीजों पे हमें फोकस करना है, दो चीजों को डिटरमाइन करना है, दो चीजों को कैलकुलेट करना है। जो सबसे पहली वाली चीज है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड जो सेकंड वाली चीज है वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये दो चीजें हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब ही क्या है, इक्विलिब्रियम मतलब ही रिवर्सिबल साइन, ठीक है। ये वाला जो एरो है हमारा ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड कॉन्सेंट्रेशन किसका है, आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि दोनों साइड कैसी है, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की साइड है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन भी किसका देखना है हमें, आयंस एंड अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो ये एग्जामाइन कैसे करेंगे, ठीक है, मतलब कंसीडर कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास टोटल 4 आयोनिक इक्विलिब्रिया को हम देखने वाले, ठीक है। 4 आयोनिक, टोटल 4 आयोनिक इक्विलिब्रिया आपके टेक्स्ट बुक में आपको दी है, वही हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर में हमें वही डिस्कस करना है। तो चलते हैं, जो 4 आयोनिक इक्विलिब्रिया के जो पॉइंट्स आपको दिए हैं उसको देखते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रिया, ठीक है। तो आयोनिक इक्विलिब्रिया का जो सबसे पहला वाला पॉइंट दिया है वो है H+ एंड OH- आयंस, एंड H+OH- आयन आए, ठीक है, मतलब आयंस तो आ गए, और क्या चाहिए हमें, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स भी चाहिए, मतलब ही क्या होगा, एन अनआयोनाइज्ड, कौन सा वाला है फिर, अनआयोनाइज्ड। H+OH- तो हो गए आयंस, अनआयोनाइज क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, अनआयोनाइज H2O मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया पहला वाला आयोनिक इक्विलिब्रिया। सेकंड वाला देखते हैं, ठीक है। सेकंड वाला है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, ठीक है। मतलब है कटायंस एंड अनायंस के बीच में क्या देखना है हमें, आयोनाइजेशन कैसा हो रहा है, आयंस कैसे फॉर्म हो रहे, ठीक है। थर्ड आयोनिक इक्विलिब्रिया देखना है हमें, रिएक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड आयन ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब आयंस एंड अनआयोनाइज के बीच क्या देखना है हमें, रिएक्शन देखनी है कैसे फॉर्म हो रही है। एंड जो फोर्थ है, जो लास्ट आयोनिक इक्विलिब्रिया है जो आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया है वो है सॉलिड सॉल्ट एंड इट्स आयन इन वाटर, ठीक है। सॉलिड सॉल्ट
एंड इट्स आयन इन वाटर। मतलब वही है फिर से, सॉल्ट मतलब जो आयन से, एंड जो वाटर का आयन है, वाटर में जो आयन से मतलब अनआयोनाइज फॉर्म में। तो टोटल 4 हमें ये आयोनिक इक्विलिब्रिया डिस्कस करने हैं पूरे होल चैप्टर में, जो है आपका आयोनिक इक्विलिब्रिया। इस पूरे चैप्टर में हमें ये टोटल 4 आयोनिक इक्विलिब्रिया के बारे में डिस्कस करना है। एंड 2 चीजें जो डिटरमाइन करनी है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स एंड अनआयोनाइज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये बात तो हमने पढ़ ली कि आयोनिक इक्विलिब्रिया होता क्या है, उसमें क्या डिटरमाइन करना है, एंड कौन कौन से आयोनिक इक्विलिब्रिया को हम डिस्कस करने वाले। देन नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, देन नेक्स्ट देखेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब एक ऐसे सब्सटेंस, जब हम उन सब्सटेंस को डिसॉल्व करेंगे, उन इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर, तब वो आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब उसके आयंस फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं उसकी। The substances which ionize when dissolve in water known as इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने डेफिनेशन देखी। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, जब उन सब्सटेंसेस को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, वाटर के अंदर में डिसॉल्व करेंगे, तब वो डिसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। ठीक है, आयोनाइज की जगह पे आप डिसोसिएट वर्ड भी यूज कर सकते हो। जब हम उन इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर के अंदर में मिक्स करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तब वो आयोनाइज हो जाएंगे, मतलब उसके आयंस फॉर्म होंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा। ठीक है, उसके टुकड़े हो जाएंगे, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, एंड उसके बिल्कुल अपोजिट कौन होगा फिर, अगर इलेक्ट्रोलाइट जब पानी के अंदर में डालने से, डिसॉल्व करने से ब्रेक हो जाते हैं, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, बिल्कुल उसके अपोजिट लिखना है कि वो ब्रेक नहीं होते हैं, आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, तो चलिए उसके भी डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या है, उसके वर्ड में ही दिया है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स के बिल्कुल अपोजिट है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व, जब हम पानी में उसको डिसॉल्व करते तब वो आयोनाइज हो जाते हैं, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बोल रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब आयोनाइज नहीं होते हैं। तो चलिए उसके भी डेफिनेशन फ्रेम कर देते हैं। द सब्सटेंसेस विच डू not ionize when dissolve in water known as non इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट कब बोलते हैं, जब ऐसे सब्सटेंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, तब वो आयोनाइजेशन नहीं करेगा, उससे आयंस फॉर्म नहीं होंगे, उसी को कहते हैं हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर ये आयोनाइज ही नहीं कर रहा, ये कुछ आयंस ही नहीं देगा, कुछ ब्रेक ही नहीं करेगा, आयंस ब्रेक नहीं करेगा, वो नहीं टूटेगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो नहीं टूटता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं टूटेगा, तो ये हमारे कुछ काम का है क्या, बिल्कुल भी नहीं, कुछ काम का नहीं है। अगर वो आयोनाइज ही नहीं कर रहा है, उसके अंदर में आयोनाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है। क्योंकि हम कौन सा वाला चैप्टर देख रहे हैं भाई, आयोनिक इक्विलिब्रिया। आयोनिक चाहिए हमें, आयोनाइजेशन चाहिए। अगर यहाँ पे आयोनाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो ये हमारे कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी इसका यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये अनयूजफुल है, इसका कुछ भी यूज नहीं है, तो ये यहाँ पे जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आयंस ही नहीं दे रहा है, हमारे कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ पे काम की चीज कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जो आयन दे रहा है, जो आयोनाइज कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से वो आयंस फॉर्म कर रहा है। जब वो वाटर के अंदर में डिसॉल्व होगा, तब वो आयंस को फॉर्म करेगा, मतलब हमारे जो काम का है यहाँ पे वो इलेक्ट्रोलाइट से। तो वहां पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के जो 2 टाइप्स हैं उनको।
जो पहला वाला टाइप है इलेक्ट्रोलाइट्स का वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड जो सेकेंड वाला टाइप है वो क्या होगा, फिर इधर स्ट्रॉन्ग है तो इधर क्या आएगा, वीक। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट ही है, मतलब दोनों के अंदर में क्या आएगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, एक ऐसा सब्सटेंस जब हम उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर में तब वो आयोनाइज होगा ही होगा, उसके आयंस फॉर्म होंगे, वो कंपाउंड ब्रेक होगा, क्योंकि दोनों के अंदर में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। चेंज कहाँ पे होगा वो देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे क्या है, वीक है, वो नाम ही प्रूफ करेगा ये। ठीक है, तो चलिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। द इलेक्ट्रोलाइट्स which ionize or डिसोसिएट, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयोनाइज एंड डिसोसिएट होते हैं, वो आयंस फॉर्म करते हैं, वो ब्रेक होते हैं, लेकिन कैसे, डिसोसिएट कंप्लीटली। ठीक है, कैसे हो रहे, कंप्लीटली फॉर्म होंगे, कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा उसका, कंप्लीटली वो आयोनाइजेशन होंगे। ठीक है, कोई भी अगर हम इलेक्ट्रोलाइट लेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, उस सब्सटेंस को जब हम आयोनाइज करेंगे वाटर के अंदर में डिसॉल्व करेंगे तब वो सब्सटेंस आयोनाइज होगा, और कैसे हो रहा है, कंप्लीटली। ठीक है, पूरा टूटेगा, वो पूरा ब्रेक होगा, उसी को कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, इसीलिए उसका नाम भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर उसका नाम ही स्ट्रॉन्ग है तो एग्जांपल्स में क्या आएगा, कौन कौन से सब्सटेंसेस आएंगे उसके अंदर में, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये तो पार्ट हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। अभी बिल्कुल उसके अपोजिट करना है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में। अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा था, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, वो भी आयोनाइज होगा, आयोनाइज होगा, उसी को आप डिसोसिएशन भी बोल सकते हो, वो डिसोसिएट भी होगा, लेकिन कैसे, ये कंप्लीटली हो रहा था, वो क्या है, वीक है, वीक, तो वो कैसे होगा, स्मॉलर एक्सटेंट में। ठीक है, तो चलिए उसके डेफिनेशन भी देख लेते हैं। The electrolytes which ionize or dissociate, the electrolytes which ionize or dissociate, लेकिन कैसे, in smaller extent is known as वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चेंज कहां पे हुआ है, स्ट्रॉन्ग जो था तो स्ट्रॉन्ग कैसे था, कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा था, एंड जो वीक है वो कैसा है, आयोनाइज तो हो रहा है लेकिन कैसे, स्मॉलर एक्सटेंट में वो आयोनाइज हो रहा है, क्योंकि कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, अगर उसके नाम में ही वीक है तो एग्जांपल्स कैसे आएंगे उसके, वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है, वीक एसिड वीक बेस उसके एग्जांपल्स आ गए। तो यहाँ पे देखा हमने इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो जब हम उनको वाटर के अंदर में डिसॉल्व करेंगे तब वो आयोनाइज करते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं, आयंस को देते हैं, आयंस को ब्रेक करते हैं। उसी के दो टाइप्स देखे हमने, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग भी आयोनाइजेशन देता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी आयोनाइजेशन देता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है वो कंप्लीटली आयोनाइज करता है कंपाउंड को, एंड जो वीक इलेक्ट्रोलाइट से उसमें जो आयोनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, स्मॉलर एक्सटेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट का पार्ट देख लिया। देन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को, जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सॉल्यूशन पार्ट में। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 देखा है, अभी खत्म किया था हमने चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था सॉल्यूशन, उसके अंदर में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो पार्ट था वो देखा था। ठीक है, वही पार्ट है, सिमिलर है, सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे भी देखना है हमें, तो चलिए उसको देखते हैं अभी। तो चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में सिमिलरली वही कंसेप्ट हमें देखना है, वही डेफिनेशन, वही फॉर्मूला, ठीक है, वही सब कुछ है यहाँ पे सिमिलरली है जो सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कंसेप्ट में, ठीक है। तो चलिए वही डेफिनेशन हमें यहाँ पे भी रिपीट करनी है। तो डेफिनेशन कैसी है वो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट that dissociate at equilibrium। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के डेफिनेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया है हमने, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी रिपीट की है जो हमने सॉल्यूशन लेसन में पढ़ा था, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स that dissociate undergoes, एक सेकेंड, that dissociate undergoes उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन डेफिनेशन वैसे की वैसी रिपीट करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अंडरगोज डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर डेफिनेशन है। इसका अगर हमने फॉर्मूला देखा था सॉल्यूशन लेसन में, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे भी रिपीट करने वाले, ठीक है। फॉर्मूला याद करो, क्या देखा था हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, इंडिकेट किस सिंबल से किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, तो वो इंडिकेट किया था हमने अल्फा से, ठीक है। अल्फा से हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो सिंबल था वो यूज किया था, अल्फा से इंडिकेट किया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। इसका हमने एक फॉर्मूला देखा था जो था नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है। मतलब कितने मोल्स हमने पहले लिए थे इनिशियल स्टेज पे, कितने मोल्स टेकन मतलब इनिशियल स्टेज पे लिए थे जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है। ये भी पार्ट हमने देखा था। अगर NaCl की रिएक्शन देखी, NaCl की रिएक्शन देखी, रिएक्शन में Na+Cl- आयंस मिले थे हमें। इनिशियल में अगर NaCl के मोल्स थे 1 मोल, यहाँ पे क्या होगा 1 मोल। इनिशियल जब था ये तो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तब स्टार्ट हुए थे मोल्स, लेकिन इनिशियल में अगर हम कंसीडर किया था हमने, ठीक है, वही पार्ट देख रहे, इनिशियल जब कंसीडर किया था तब Na+ एंड Cl- के मोल्स कितने थे 0 मोल्स, ठीक है, 0 मोल्स थे क्योंकि रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं हुई थी। तो वही हमें देखना है, एंड जब रिएक्शन स्टार्ट हुई फाइनल में तब यहाँ पे मोल्स मिले थे हमें 1 मोल, ठीक है। तो ये था, यह फॉर्मूला जो इंडिकेट किया है, तो फॉर्मूला भी वही कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए हैं, तो डिसोसिएशन के बाद वाले मोल्स लेने हैं हमें, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, पहले कितने मोल्स लिए थे इनिशियल में वो इंडिकेट करना है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। और एक पार्ट है उसमें, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको परसेंटेज के फॉर्म में पूछा गया तो कैसे करोगे, परसेंटेज के फॉर्म में निकाल देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परसेंटेज फॉर्म में कैसे आएगा। परसेंट डिसोसिएशन परसेंटेज के फॉर्म में पूछा है तो परसेंटेज लिख देना भाई 100, ठीक है, परसेंट 100% लिख दे, मल्टीप्लाइड डिसोसिएशन बोला है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इंडिकेट करते हैं हम अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा इंटू 100 मतलब परसेंटेज, देन नेक्स्ट अल्फा इंटू 100। और एक पार्ट है और एक कंसेप्ट है जो हमें देखना है परसेंट डिसोसिएशन के बाद, ठीक है। परसेंटेज तो पता चल गए, अभी एक और कंसेप्ट है जो अभी हम देख लेते हैं जिसका नाम है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कटायंस एंड अनायंस, ठीक है, ये वाला पार्ट देखना है।
तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस एंड अनायंस देखने के लिए हमें ये वाला पार्ट पता होना चाहिए, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को इंडिकेट करते हैं हम सी से, ठीक है। किससे इंडिकेट करते हैं? सी से। तो यहाँ पे क्या करना है? अल्फा इंटू सी, यूनिट क्या आएगा उसका? मोल अपॉन डीएम क्यूब, ठीक है। तो ये वाला एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलता है जब हमें कैलकुलेट करना हो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस एंड अनायंस। तो यहाँ पे कंसीडर किया है हमने मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जिसका सिंबल है सी। तो यहाँ पे ये मिला हमें अल्फा इंटू मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू सी, ठीक है, मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वही सिमिलर कंसेप्ट है यहाँ पे भी जो सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था, ठीक है। देन नेक्स्ट मूव करते अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है एसिड बेस का, ठीक है, उस पे चलते अभी। तो चलिए गाइस देखते हैं एसिड बेस का टॉपिक। जो एसिड बेस होते हैं ये हमारे जनरल लाइफ में भी होते हैं, लाइक कुछ एसिड बेसिस। अगर हम देखें एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड विनेगर में प्रेजेंट होता है। जो साइट्रिक एसिड होता है वो लेमन्स में प्रेजेंट होता है। अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में एंटासिड्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो एसिड बेस का कंसेप्ट है, एसिड बेस की जो डेफिनेशन है ये अलग अलग थ्योरीज में एक्सप्लेन करके दी है, मतलब अलग अलग साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है एसिड मतलब क्या होता है एंड बेस मतलब क्या होता है। तो टोटल आपके टेक्स्ट बुक में आपको टोटल 3 थ्योरीज मेंशन करके दी है। तो 3 साइंटिस्ट ने 3 थ्योरीज बताई है एंड उन 3 थ्योरीज में एसिड के डेफिनेशंस एंड बेस की अलग अलग डेफिनेशंस आपको बताई है, ठीक है। तो एसिड बेस की जो डेफिनेशंस है, जो थ्योरीज है, वो 3 थ्योरीज आपके टेक्स्ट बुक में आपको मेंशन करके दी है। जो सबसे पहली वाली थ्योरी है वो है अरेनियस थ्योरी। देन जो सेकंड वाली थ्योरी है वो है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। जो थर्ड थ्योरी है वो है लेविस थ्योरी, ठीक है। ये 3 थ्योरीज ने मतलब 3 साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस बताई है एसिड एंड बेस की। तो उन एसिड एंड बेसिस की डेफिनेशंस को हमें पढ़ना है एंड उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, लाइक वो थ्योरी फेल हुई है कुछ पॉइंट्स में, कुछ कंसेप्ट में वो थ्योरी फेल हुई है, तो वो भी हमें देखना है कि उसके लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहले हम एक एक करके एक एक थ्योरी को देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो सबसे पहली वाली थ्योरी है वो है अरेनियस थ्योरी, ठीक है। अरेनियस थ्योरी को देखते, तो अरेनियस थ्योरी में आपको एसिड एंड बेसिस की डेफिनेशन बताइए। तो क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं अभी। सबसे पहले देखेंगे एसिड की डेफिनेशन। अरेनियस ने एसिड की डेफिनेशन मेंशन की है, वो क्या है वो देखते हैं। डेफिनेशन लिख लेते हैं सबसे पहले। द सब्सटेंसेस acid is a substance which contain hydrogen and give rise H plus ion, ठीक है। give rise H plus ion when, कब देता है वो H प्लस आयन? व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और इन एक्वियस सॉल्यूशन भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। इन एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। व्हेन डिजॉल्व इन एक्वियस सॉल्यूशन बोलो या फिर डिजॉल्व इन वाटर, ऐसा भी मेंशन किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो एसिड की डेफिनेशन कुछ ऐसी है। एसिड मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं अपने अंदर में, ठीक है। हाइड्रोजन उनके अंदर में होता है एंड वो क्या देते हैं? गिव राइज, प्रोड्यूस क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं H प्लस आयन को, ठीक है। H प्लस आयन को प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन को वो देते हैं। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम एसिड, जो H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है और उसके अंदर में कंटेंट क्या होता है? हाइड्रोजन, एंड देता क्या है? प्रोड्यूस क्या करता है? H प्लस आयन, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं हम एसिड, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है।
एग्जाम्पल्स में देखो क्या क्या आएगा, HCl, ठीक है, HCl क्या देगा वो देखो। HCl का एक एग्जाम्पल लेंगे तो HCl है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक और एग्जाम्पल देखेंगे उसके अंदर में जो है CH3COOH का, जिसका नाम है एसिटिक एसिड, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल्स देखेंगे हम इसके अंदर में, एक एसिटिक एसिड का, एक HCl का, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये स्ट्रॉन्ग बेस है एंड ये एसिटिक एसिड है, मतलब ही क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है फिर वीक एसिड, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है, एक वीक एसिड का एग्जाम्पल है। अभी आपको एक बात यहाँ पे ध्यान में रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है एंड वीक एसिड मतलब ही क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहां पे इंडिकेशन कैसे होगा, सिंगल एरो है। एंड जहां पे वीक एसिड है मतलब ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वहां पे इंडिकेशन कैसा है, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम। एरो कैसे आएगा, डबल एरो है, मतलब इक्विलिब्रियम वाला एरो है, रिवर्सिबल वाला एरो आपको वहां पे मेंशन करना है, ठीक है। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहाँ पे क्या होगा, आयोनाइजेशन H+Cl-, यहाँ पे क्या होगा, CH3COO- H+ ही क्यों मिला है, क्योंकि अरेनियस ने बोला है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है कि जिसके अंदर में हाइड्रोजन होता है एंड वो क्या देता है, गिव राइज क्या प्रोड्यूस करता है, H+ आयन को। उसके अंदर में हाइड्रोजन तो है एंड वो प्रोड्यूस भी क्या कर रहा है, जनरेट भी क्या कर रहा है, H+ आयन को वो जनरेट कर रहा है। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, क्योंकि वो H+ आयन को जनरेट कर रहा है, H+ आयन को वो प्रोड्यूस कर रहा है। अगर एसिड H+ आयन को प्रोड्यूस करता है तो बेस क्या होगा वो देखते हैं अभी, ठीक है। तो अरेनियस ने जो बेस का कंसेप्ट कहा है वो क्या है वो देखो, उसकी भी डेफिनेशन लिख लेते। बेस इज अ सब्सटेंस which contain, एसिड में हाइड्रोजन था, H था, यहां पे क्या होगा बेस में, OH ग्रुप, OH ग्रुप एंड गिव राइस, वहां पे H+ आयन मिल रहा था, यहां पे क्या मिलेगा, OH- आयन। when dissolve in water, when dissolve in water, बेस मतलब एक ऐसे सब्सटेंसेस है, जो अरेनियस कह रहा है वो है, बेस एक ऐसे सब्सटेंसेस है, जब ऐसे सब्सटेंसेस को हम वाटर के अंदर में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस को जब हम वाटर के अंदर में डिसॉल्व करेंगे तब वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH- आयन को वो प्रोड्यूस करेंगे, OH- आयन को वो प्रोड्यूस करेंगे। उनके अंदर में क्या होना चाहिए और कंटेंट क्या करेंगे, वो कंटेंट करेंगे OH ग्रुप। जैसे यहाँ पे क्या कंटेंट कर रहे थे, हाइड्रोजन, मतलब ही क्या था, दिख रहा है कि इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन था, कंटेंट हाइड्रोजन कर रहा था एंड दे क्या रहा था, गिव राइज H+ आयन, मतलब ही यहाँ पे क्या मिला आपको, H+ आयन। यहाँ पे क्या होगा, कंटेंट क्या करेगा, OH ग्रुप को, ठीक है। देखते हैं OH ग्रुप को कैसे कंटेंट करेगा एग्जांपल्स में, NaOH, ठीक है, एंड NaOH आ गया, OH ग्रुप को कंटेंट किया, ठीक है। देन जो NaOH है वो है आपका स्ट्रॉन्ग बेस एंड अदर एक एग्जांपल लेते हम NH4OH, जो कि आपका वीक बेस है, ठीक है। सिमिलरली जैसे एसिड में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड का एग्जांपल लिया, वैसे ही यहाँ पे हमने बेस में स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस का एक एग्जांपल लिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना है, अभी बताया था मैंने, स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो वहां पे सिंगल एरो इंडिकेट किया एंड जहां पे वीक एसिड था वहां पे क्या इंडिकेट किया है हमने, डबल एरो, मतलब इक्विलिब्रियम इंडिकेट किया है। बेस में भी वही करना है आपको, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, यहाँ पे सिंगल एरो इंडिकेट करना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक बेस है मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैसे इंडिकेट करते हैं हम, डबल एरो से, मतलब ही रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम हम वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी देखो आयोनाइजेशन कैसे हो रहा है, यहाँ पे Na प्लस गिव राइस क्या दे रहा है, वो OH आयन दे रहा है, Na+OH- मिल गया OH- आयन। वैसे यहाँ पे भी क्या होगा, OH- आयन ही मिलेगा, NH4 प्लस
प्लस OH माइनस आ गया डेफिनेशन के अनुसार। कंटेंट क्या कर रहे थे, OH ग्रुप, तो यहाँ पे OH ग्रुप उसने कंटेंट किया है। एंड गिव राइज OH आयंस, OH माइनस आयन, तो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, OH माइनस आयन दिया है। ठीक है, तो अरेनियस ने कहा था एसिड के कंसेप्ट में, एसिड मतलब है ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन को अपने अंदर में कंटेन करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, हाइड्रोजन को अपने अंदर कंटेन करते हैं एंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, H प्लस आयन को। ठीक है, H प्लस आयन को वो प्रोड्यूस कर रहे थे, तो यहाँ पे H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पे भी H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, एंड बेस की डेफिनेशन क्या हुई फिर, बेस मतलब एक ऐसे सब्सटेंसेस जब हम उनको वाटर के अंदर में डिसॉल्व करेंगे तब वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे एंड अपने अंदर में कंटेन भी क्या करते हैं, वो OH ग्रुप को कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे NaOH का एग्जांपल देखा जहाँ पे OH को कंटेन किया है, NH4OH का एग्जांपल देखा उसके अंदर में भी OH ग्रुप है। ठीक है, एंड जब आयोनाइजेशन हुआ है तो यहाँ पे क्या मिला, OH माइनस आयन मिला है, यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस हुआ है, OH माइनस आयन जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये अरेनियस ने एक्सप्लेन किया था कि एसिड मतलब क्या होता है एंड बेस मतलब क्या होता है। अरेनियस के अनुसार एसिड की डेफिनेशन एंड बेस की डेफिनेशन, एसिड बेस की डेफिनेशन तो उसने बता दी, एग्जांपल्स भी बता दिए, लेकिन इस थ्योरी के भी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब कुछ पॉइंट्स में, कुछ कंसेप्ट में ये वाली थ्योरी फेल हुई है, तो वो लिमिटेशंस भी हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं अरेनियस थ्योरी में क्या क्या लिमिटेशंस आए हैं, कहाँ कहाँ ये थ्योरी फेल हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अरेनियस थ्योरी कहाँ पे फेल हुई है, उसके लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहला वाला जो लिमिटेशन है वो देखो, द डेफिनेशन ऑफ acid and base are only in terms of aqueous solution and not in terms of substances। ठीक है, सबसे पहला वाला जो लिमिटेशन आया है इस वाली थ्योरी में, जो अरेनियस ने डेफिनेशन बताई थी एसिड एंड बेस की, लाइक एसिड मतलब जो सब्सटेंसेस होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं एंड जो बेस होते हैं वो OH माइनस आयन होते हैं। ठीक है, जो डेफिनेशन एसिड एंड बेस की बताई है अरेनियस ने, वो किस टर्म्स में थी, क्या बोला था हमने आगे, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, मतलब ही क्या था, एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस के टर्म में थी। ठीक है, एक्वियस के टर्म में थी वो डेफिनेशंस की, जब वो वाटर के अंदर में डिसॉल्व होंगे, वो सब्सटेंस जब वाटर के अंदर में डिसॉल्व होंगे तब H प्लस आयन एंड तब वो OH माइनस आयन देंगे। ठीक है, तब वो H प्लस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे, ऐसा अरेनियस ने बोला था। लेकिन सब्सटेंसेस की टर्म्स में तो नहीं बोला है, सिर्फ वाटर के टर्म में बोला था कि जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगे तब, मतलब ही एक्वियस सॉल्यूशन में रहेंगे तब, सब्सटेंस के टर्म में नहीं बोला था। तो ये सबसे पहला वाला लिमिटेशन आया है जहां पे अरेनियस फेल हुआ है ये थ्योरी एक्सप्लेन करने में, प्रूफ करने में। ठीक है, अभी देखते हैं सेकंड वाला लिमिटेशन क्या था इस थ्योरी में। सेकंड वाला लिमिटेशन देखते, थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक and basic properties of substances in non-aqueous solvent। ठीक है, सेकेंड वाला लिमिटेशन ऐसा है कि इस वाले थ्योरी में जो एसिड एंड बेसिक प्रॉपर्टीज होती है एक्वियस सॉल्वेंट की, वही एक्सप्लेन की थी, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट वाली प्रॉपर्टीज मेंशन नहीं की थी। अगेन वही है कि उसने सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन के बारे में ही बताया है, नॉन एक्वियस सॉल्वेंट और नॉन एक्वियस सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। उसकी एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है नॉन एक्वियस सॉल्वेंट की, ये उसने अरेनियस थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया है।
उसका कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि नॉन एक्वियस सॉल्वेंट की एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज कैसी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अरेनियस फेल हुआ है एक्सप्लेन करने में उस थ्योरी को, ठीक है। अभी देखते थर्ड क्या था। देन थर्ड लिमिटेशन है इट डज नॉट account for the basicity of NH3 and Na2CO3 which have not contain OH group, which do not have which do not contain OH group। ठीक है, यहाँ पे जो अरेनियस थ्योरी थी, तो अरेनियस थ्योरी ने OH जो बेस की डेफिनेशन बताई थी, तो वहां पे मेंशन किया था कि ऐसे सब्सटेंसेस जब हम उनको वाटर के अंदर में डिसॉल्व करेंगे तब वो OH माइनस आयन को प्रोड्यूस करेंगे, OH माइनस आयन को देंगे, गिव राइज करेंगे, देंगे, जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो बेस है NH3 एंड जो Na2CO3 ये जो बेसेस है, तो इन बेसेस में OH ग्रुप ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा भाई, जनरेट कैसे होगा OH ग्रुप, प्रोड्यूस कैसे होगा। उसने तो बताया था कि वो OH ग्रुप को भी कंटेन करता है एंड OH ग्रुप को भी जनरेट करता है, लेकिन यहाँ पे तो ये वाला कंसेप्ट ही नहीं है। यहाँ पे तो OH ग्रुप ही कंटेन नहीं कर रहे। ये जो बेसेस है NH3 एंड Na2CO3, यहाँ पे बेस जो जनरेट हो रहा था OH ग्रुप वो कंटेन ही नहीं कर रहा है, तो OH ग्रुप भी जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी जो अरेनियस थ्योरी थी वो फेल हो रही है एक्सप्लेन करने में बेस की डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ लिमिटेशंस हमने देखी है जहाँ पे अरेनियस फेल हुआ था थ्योरी को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो यहाँ तक अरेनियस थ्योरी का मतलब जो पहली थ्योरी थी हमारी एसिड बेस की, तो वो थ्योरी हमने यहाँ पे देख ली है। उसमें एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, उसके कुछ एग्जाम्पल्स एंड देन उसके लिमिटेशंस, तो ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे देख लिया। देन नेक्स्ट पार्ट में जो सेकंड थ्योरी है लोरी ब्राउनस्टेड की, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट में हम यहाँ तक ही देखते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।